नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विकास चौधरी। दोस्तों, जिस विषय के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे वो हमारा विषय है इतिहास। दोस्तों देखो, जिस विषय के ऊपर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों, हमारा जो विषय है वो है इतिहास। दोस्तों, इतिहास के अंदर हम सबसे पहले जिस अध्याय के ऊपर, जिस चैप्टर के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों, वो हमारा जो पहला जो चैप्टर है वो है इतिहास की सामान्य जानकारी। दोस्तों, जिस पहले चैप्टर के ऊपर हम चर्चा करेंगे वो है इतिहास की जानकारी, यानी कि इतिहास की सामान्य जानकारी के ऊपर चर्चा हमें करेंगे। देखो दोस्तों, एक एक छोटी छोटी चीजों को हमें समझते हुए आगे बढ़ना है। दोस्तों, इस चैप्टर के अंदर हमें हमारे पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग हमारा क्या सिलेबस रहने वाला है, हम कंप्लीट सिलेबस के ऊपर चर्चा करेंगे। इतिहास शब्द कहां से आया, सर्वप्रथम इतिहास शब्द की खोज या सर्वप्रथम इतिहास शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया, इन सब बातों के बारे में हमें जानेंगे। देखो दोस्तों, यदि मैं बात करूं इतिहास शब्द की, दोस्तों मैं किसकी बात करूं, इतिहास शब्द की बात करूं तो दोस्तों इस इतिहास को यदि मैं इंग्लिश के अंदर लिखूं, दोस्तों यदि इस इतिहास को मैं इंग्लिश में लिखूं तो इसको लिखा जाता है HISTORY। बेटा, इतिहास को इंग्लिश में क्या लिखा जाता है, HISTORY। दोस्तों, ये जो हिस्ट्री जो शब्द है, बेटा चीजों को समझना, ये जो हिस्ट्री शब्द है, इस हिस्ट्री शब्द की जो उत्पत्ति है बेटा, इतिहास HISTORY, इस हिस्ट्री शब्द की जो उत्पत्ति है दोस्तों, वो हमें ध्यान रखना है, एक शब्द से हुई है जिसका नाम है हिस्टोरिका। बेटा बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, इनको हमें समझना है। जो इतिहास है, जो हिस्ट्री जो शब्द है, इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो एक शब्द से हुई है, और दोस्तों वो हमारा जो शब्द है वो शब्द कौन सा है, हिस्टोरिका शब्द है। नेक्स्ट चीज देखो बेटा आगे, दोस्तों इस हिस्टोरिका को इंग्लिश में लिखा जाता है HISTORIA। बेटा चीजों को समझना, हमने हिस्ट्री लिखा HISTORY और हमने हिस्टोरिका लिखा HISTORIA। वापिस से चीजों को देखना, हम इतिहास की सामान्य जानकारी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। मैंने कहा इतिहास, हिस्ट्री HISTORY, इस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है दोस्तों वो ये हिस्टोरिका से HISTORIA। दोस्तों ये जो हिस्टोरिका जो शब्द है, इस हिस्टोरिका शब्द का जो अर्थ होता है, बेटा चीजों को समझना, इस हिस्टोरिका शब्द का जो अर्थ होता है बेटा, वो अर्थ होता है ज्ञान या जानना। बहुत सिंपल सिंपल चीजों की चर्चा कर रहा हूं अभी। हिस्टोरिका जो शब्द है, इस हिस्टोरिका शब्द का अर्थ क्या होता है, ज्ञान या जानना। मैंने तीन चीजें आपको बताई। इतिहास की चर्चा कर रहे हैं, पहले चैप्टर की चर्चा कर रहे हैं, इतिहास की जानकारी। दोस्तों जो इतिहास है उसे अंग्रेजी भाषा में लिखा जाता है HISTORY। इस इतिहास शब्द की जो उत्पत्ति जो हुई है वो हुई है हिस्टोरिका से HISTORIA। और दोस्तों इस हिस्टोरिका का जो अर्थ होता है वो अर्थ होता है ज्ञान या जानना। नेक्स्ट चीज देखो दोस्तों आगे, दोस्तों इस इतिहास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, दोस्तों इस इतिहास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एक यूनानी इतिहासकार ने किया था। दोस्तों इतिहास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एक यूनानी इतिहासकार के द्वारा किया गया था। और दोस्तों ये जो यूनानी जो इतिहासकार था, ये जो यूनानी जो इतिहासकार था,
इस यूनानी इतिहासकार का नाम था हेरोडोटस। बहुत अच्छा बेटा प्रश्न पूछा जाता है, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों सबसे पहले जो इतिहास का प्रयोग करेगा दोस्तों उसी को ही हम इतिहास का क्या कहेंगे? जनक कहेंगे। तो दोस्तों हमें ध्यान रखना है, इतिहास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? यूनानी इतिहासकार के द्वारा किया गया है। और दोस्तों वो जो यूनानी इतिहासकार था उसका क्या नाम था? हेरोडोटस। यानी कि प्रश्न पूछा जाता है कि इतिहास का जनक कौन है, तो हमें ध्यान रखना है इतिहास का जनक कौन है? हेरोडोटस है। दोस्तों इस हेरोडोटस के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है। दोस्तों हमें ध्यान रखना है, इस हेरोडोटस के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है और दोस्तों उस पुस्तक का जो नाम है वो नाम है हिस्टोरिका। क्या नाम है? हिस्टोरिका। तो बहुत अच्छे मैं छोटे छोटे क्वेश्चनों से आगे बढ़ रहा हूं। दोस्तों हम इतिहास की जानकारी के ऊपर हम आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों दो चार चीजों की मैंने सिंपल सी चर्चा की, वापस से उनको हम देखते हैं। जो इतिहास हिस्ट्री शब्द है उसका जो अर्थ होता है, यानी कि वो जो शब्द है जिससे इसकी उत्पत्ति हुई है दोस्तों वो शब्द है हिस्टोरिका, HISTORIA। दोस्तों इसका अर्थ होता है ज्ञान या जानना। और इतिहास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस के द्वारा किया गया, जिनकी पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका। और दोस्तों हम हेरोडोटस को इतिहास का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। तो बेटा प्रश्न पूछा जाए हमें, इतिहास शब्द कौन से शब्द से बना है या इतिहास शब्द की उत्पत्ति किसके हुई है? तो दोस्तों हमें ध्यान रखना है इतिहास शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? हिस्टोरिका से हुई है। बेटा नेक्स्ट प्रश्न, इतिहास का जनक कौन था? तो हमें ध्यान रखना है इतिहास का जनक कौन था? हेरोडोटस था। अगला प्रश्न, हेरोडोटस के द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है या इतिहास पर लिखी गई पहली पुस्तक का क्या नाम है? तो हमें ध्यान रखना है वो पुस्तक कौन सी है? हिस्टोरिका नामक ग्रंथ है। और दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो बनता है कि इतिहास का जनक कौन था? तो हमें ध्यान रखना है हम इतिहास का जनक किसको मानते हैं? हेरोडोटस को मानते हैं। तो ये हमने सामान्य छोटी छोटी चर्चाएं की। दोस्तों नेक्स्ट आगे मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि जो शब्द है इतिहास, इस शब्द का जो अर्थ मैंने आपको बताया था वो अर्थ था ज्ञान या जानना। बेटा क्या अर्थ था? ज्ञान या जानना। तो दोस्तों हमें ध्यान रखना है, प्रश्न यदि आपसे पूछा जाए, कि इतिहास किसे कहते हैं? क्या प्रश्न पूछा जाए? इतिहास किसे कहते हैं? यानी कि दोस्तों वो हमसे परिभाषा पूछ रहा है कि इतिहास किसे कहा जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, इतिहास कहते हैं हम अतीत की घटनाओं को। किसे कहते हैं? अतीत की घटनाओं को। बेटा इतिहास किसे कहते हैं? अतीत की घटनाओं को क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। बेटा पूरी परिभाषा होगी अतीत की घटनाओं की जानकारी। बेटा पूरी परिभाषा क्या होगी? अतीत की घटनाओं की जानकारी प्रदान करने वाले, अतीत की घटनाओं की जानकारी प्रदान करने वाले शास्त्र को। बेटा अतीत की घटनाओं की जानकारी प्रदान करने वाले शास्त्र को इतिहास कहा जाता है। अतीत की घटनाओं की जानकारी प्रदान करने वाले शास्त्र को इतिहास कहा जाता है। तो दोस्तों मैंने सिंपल सी इतिहास शब्द कहां से आया, सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया, दोस्तों इसका अर्थ क्या होता है, इतिहास की परिभाषा क्या होती है, इनके बारे में मैंने आपको बताया। मैं जल्दी से वापस से रिपीट कर रहा हूं। दोस्तों मैंने आपको बताया जो इतिहास जो शब्द है, जो उसकी जो उत्पत्ति जो हुई है वो हुई है हिस्टोरिका से।
जिसका अर्थ होता है ज्ञान या जानना। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, जिसे हम जनक भी कह सकते हैं, वो यूनानी इतिहासकार है जिनके द्वारा किया गया था। और दोस्तों उन्हीं यूनानी इतिहासकार का नाम था हेरोडोटस। दोस्तों हेरोडोटस ने एक पुस्तक लिखी थी, जिस पुस्तक का नाम मैंने आपको बताया क्या था, हिस्टोरिका। नेक्स्ट देखो, मैंने आपको बताया कि इतिहास शब्द का अर्थ है ज्ञान या जानना। और दोस्तों परिभाषा यदि पूछी जाए तो अर्थात अतीत की घटनाओं की जानकारी प्रदान करने वाले शास्त्र को क्या कहा जाता है, इतिहास कहा जाता है। यह बिल्कुल सिंपल सी, मैंने इतिहास शब्द की उत्पत्ति, सर्वप्रथम प्रयोग और इतिहास की क्या परिभाषा होती है दोस्तों, इसके बारे में मैंने आपसे चर्चा की। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों यदि मैं करूं इतिहास का विभाजन, दोस्तों हम क्या करें, हम करें इतिहास का विभाजन। दोस्तों ये जो मैं इतिहास का जो विभाजन आपको बता रहा हूं, इतिहास का विभाजन, दोस्तों ये विभाजन जो है वो आपके एग्जाम के सिलेबस के आधार पर है। दोस्तों चीजों को समझना, मैंने लिखा इतिहास का विभाजन। दोस्तों ये जो इतिहास का जो विभाजन है ये आपके सिलेबस के आधार पर है, यानी कि आपके पाठ्यक्रम के आधार पर है। आपको ध्यान रखना है, मैंने कोई अपनी मन की मर्जी से इतिहास का विभाजन नहीं किया है। मैं ये जो इतिहास का जो विभाजन कर रहा हूं वो आपके पाठ्यक्रम के आधार के ऊपर कर रहा हूं। दोस्तों आपके पाठ्यक्रम के आधार के ऊपर जो इतिहास है इसे हम 3 भागों के अंदर विभाजित करते हैं। दोस्तों चीजों को समझना, मैंने लिखा इतिहास का विभाजन और नीचे लिखा मैंने पाठ्यक्रम, यानी कि आपकी जो परीक्षा है उसका जो पाठ्यक्रम है, उसका जो सिलेबस है, उस आधार पर हम इतिहास को कितने भागों में विभाजित करते हैं। दोस्तों हम इतिहास को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित करते हैं। दोस्तों जो पहला जो इतिहास आपसे पूछा जाता है वो पूछा जाता है विश्व का इतिहास। आपसे कुछ क्वेश्चन सिलेबस में पूछे जाते हैं, वो किससे पूछे जाते हैं, विश्व का इतिहास से पूछे जाते हैं। दोस्तों यदि मैं बात करूं नंबर 2 की, तो हमारा जो दूसरा इतिहास है वो इतिहास है भारत का इतिहास। दोस्तों मैंने पाठ्यक्रम के आधार के ऊपर आपको बताया कि हम इसके 3 भाग करते हैं। जो पहला जो भाग है वो है विश्व का इतिहास। दोस्तों जो हमारा दूसरा जो भाग है वो मैंने लिखा भारत का इतिहास। और दोस्तों हमारा जो तीसरा जो भाग है वो हमारा तीसरा भाग है राजस्थान का इतिहास। कौन सा भाग है, राजस्थान का इतिहास। यानी कि दोस्तों मैंने इतिहास को पाठ्यक्रम के आधार पर 3 भागों में विभक्त कर दिया। पहला इतिहास है विश्व का इतिहास, दूसरा है भारत का इतिहास और तीसरा कौन सा है, राजस्थान का इतिहास। दोस्तों इन तीनों भागों में से जिस सिलेबस के ऊपर हम चर्चा करेंगे, जो हमारी नेक्स्ट क्लासों के अंदर जिस पाठ्यक्रम के ऊपर मैं आपसे जुड़ा हूं, जिस सिलेबस के ऊपर हम चर्चा करेंगे दोस्तों, वह हमारा कौन सा इतिहास होगा, भारत का इतिहास। कौन से इतिहास के ऊपर मैं आपसे चर्चा करूंगा, भारत के इतिहास के ऊपर चर्चा करूंगा। नेक्स्ट चीज बेटा देखो आगे। दोस्तों इस भारत के इतिहास को भी 3 भागों में बांटा गया है और हमें तीनों भागों की चर्चा करनी है। मैंने इतिहास का विभाजन कर दिया पाठ्यक्रम के आधार पर 3 भागों में। एक मैंने आपको बताया विश्व का इतिहास, दोस्तों दूसरा मैंने आपको बताया भारत का इतिहास और तीसरा मैंने आपको बताया राजस्थान का इतिहास। और मैंने नेक्स्ट चीज आपको बताया कि जिस पाठ्यक्रम के ऊपर हम चर्चा करेंगे वो हम चर्चा करेंगे भारत के इतिहास के ऊपर। और मैंने भारत के इतिहास को भी दोस्तों कितने भागों में बांट दिया, 3 भागों के अंदर बांट दिया। दोस्तों जो पहला जो भाग है, इस पहले भाग को कहा जाता है प्राचीन भारत। दोस्तों भारत के इतिहास का जो पहला भाग है उसको मैंने क्या बताया आपको, प्राचीन भारत, यानी कि एंशिएंट इंडिया।
प्राचीनतम जो राजवंश है, जैसे मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, हर्षवर्धन, हमारा पाषाण काल वाला भाग, सिंधु घाटी सभ्यता वाला भाग, वैदिक सभ्यता वाला भाग, जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित भाग, वो सारा का सारा जो भाग है वो हम कौन से भारत में पढ़ते हैं? प्राचीन भारत में पढ़ते हैं। हम एंसेंट इंडिया के अंदर इसकी चर्चा करते हैं, जो कि भारत के इतिहास का क्या है? पहला भाग है। दोस्तों, यदि मैं आपसे बात करूं नंबर 2, दूसरा जो भाग है भारत के इतिहास का, दोस्तों इस दूसरे भाग को कहा जाता है मध्यकालीन भारत। बेटा, मिडाइवल इंडिया, मध्यकालीन भारत, ये भारत के इतिहास का दूसरा भाग है। दोस्तों, हम डिटेल से जब मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे, जब मैं और आपसे चर्चा करूंगा, दोस्तों मुख्यतः मध्यकालीन भारत को हम 2 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। एक होगा दिल्ली सल्तनत और दूसरा होगा मुगल साम्राज्य, मुगल काल। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में हम मुख्यतः 5 राजवंशों की चर्चा करेंगे, जैसे गुलाम वंश, खलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। और यदि मैं बात करूं इसी मध्यकालीन भारत के दूसरे भाग की, जो कि हम पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य या मुगल वंश के रूप में, उसमें हम चर्चा करेंगे बाबर। देन हम बाद में चर्चा करेंगे हुमायूं। हुमायूं के समय एक छोटा सा अफगान वंश हम पढ़ेंगे, शेरशाह सूरी वाला जो वंश था उसे। दोस्तों, फिर हम पढ़ेंगे अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ये जो सारा का सारा जो काल है वो लगभग 1206 ईस्वी से शुरू होगा और 1707 ईस्वी औरंगजेब की मृत्यु तक चलेगा। ये कंप्लीट भाग जो है वो भारत के इतिहास में मध्यकालीन भारत के नाम से जाना जाता है, जिसको कहा जाता है मिडाइवल इंडिया, यानी कि मध्यकालीन भारत। दोस्तों, नेक्स्ट यदि मैं तीसरे भाग की बात करूं भारत के इतिहास के अंदर, तो दोस्तों जो हमारा जो तीसरा भाग है, इस तीसरे भाग को कहा जाता है आधुनिक भारत। और दोस्तों, आधुनिक भारत का अर्थ है एंशिएंट इंडिया। दोस्तों, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई। गवर्नर जनरल, वायसराय, भारत मंत्री आदि अधिकारियों के द्वारा भारत में शासन चलाया जा रहा है। यानी कि ब्रिटेन की जो महारानी है, जो ताज है, उसके द्वारा भारत में शासन चलाया जा रहा है। भारतीय समय समय पर, जैसे 1857 की क्रांति, यदि मैं और आगे की बात करूं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यदि मैं और आगे बढ़ूं तो दोस्तों चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, असहयोग, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो, ऐसे गंभीर क्रांतियां और दोस्तों बहुत हमारे आंदोलन इस कालक्रम के अंदर हमें देखेंगे। इस प्रकार मैंने पाठ्यक्रम के आधार पर इतिहास का विभाजन किया, जिसको मैंने 3 भागों में बांटा। पहला भाग था विश्व का इतिहास, दोस्तों दूसरा भाग था भारत का इतिहास और तीसरा भाग था राजस्थान का इतिहास। जिस इतिहास के ऊपर हम चर्चा करेंगे वो हमारा इतिहास होगा भारत का इतिहास, जिसे भी मैंने 3 भागों में बांटा। पहला है प्राचीन भारत यानी कि एंशिएंट इंडिया, दोस्तों दूसरा है मध्यकालीन भारत यानी कि मिडाइवल इंडिया, और दोस्तों तीसरा जो है वो है आधुनिक भारत यानी कि हमारा मॉडर्न इंडिया। इस प्रकार हमने इतिहास शब्द के बारे में समझा, इतिहास के जनक के बारे में समझा, जैसे हेरोडोटस पुस्तक मैंने आपको बताई हिस्टोरिका, और अतीत की घटनाओं का अध्ययन करने वाला जो शास्त्र है उसे मैंने इतिहास बताया। और इतिहास के अंदर मैंने आपको भारत के इतिहास के बारे में अभी सिंपल सी जानकारी दी। मैंने आपको प्राचीन भारत के बारे में बताया, मध्यकालीन भारत के बारे में बताया, और दोस्तों मैंने आपको बताया आधुनिक भारत के बारे में बताया। दोस्तों हम जो शुरुआत करेंगे वो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, हमें सारा पढ़ना है। लेकिन दोस्तों इसी सामान्य इतिहास के अंदर मैं कुछ बेसिक चीजें उठा रहा हूं, जिन चीजों का प्रयोग या वह चीजें हमें इतिहास में बहुत बार परेशान करती है। जैसे
अब जो मैं टॉपिक जो लेने जा रहा हूं दोस्तों, वो हमारा टॉपिक है ईसा। बहुत जगह आप लिखा हुआ आपको मिलता होगा ईसा पूर्व। क्या लिखा हुआ मिलता होगा? ईसा पूर्व। और दोस्तों बहुत सारी जगह आपको मिलता होगा केवल ईसवी यानी कि ईसा। दोस्तों बहुत ही स्थानों के ऊपर आपको लिखा हुआ मिलता होगा ईसा पूर्व। और दोस्तों कई जगह आपको केवल लिखा हुआ मिलता होगा ईसवी, जिसे हम क्या कहते हैं? ईसा। यानी कि दोस्तों अब जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है ईसा पूर्व और ईसवी। क्या है? बहुत जगह हमें ये चीजें जानकारी मिलती है। जैसे मैं वैदिक सभ्यता की बात करूं, आपको वैदिक सभ्यता के अंदर लिखा हुआ मिलेगा, उसका जो टाइम पीरियड मिलेगा वो मिलेगा 1500 ईसा पूर्व से कहां तक है? 600 ईसा पूर्व। 1500 ईसा पूर्व से मैंने लिखा 600 ईसा पूर्व। एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको ये चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और इतिहास में इस काल को क्या कहा जाता है? वैदिक काल, वैदिक एज, यानी कि वैदिक सभ्यता और संस्कृति। दोस्तों मैंने यहां पर देखो जिस शब्द का प्रयोग किया वो कौन सा शब्द है? ईसा पूर्व। शॉर्ट में लिखा है ई यानी कि ईसा, पू यानी कि पूर्व। और दोस्तों मैंने हेडिंग में भी क्या लिखा है? ईसा पूर्व लिखा है। तो हमें बहुत स्थानों पर, मुख्यतः हमें प्राचीन भारत के अंदर, चाहे से वो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता का पाठ हो, चाहे से वो हमारी वैदिक सभ्यता का पाठ हो, दोस्तों इसी तरीके से चाहे से वो हमारे महाजनपदों का काल हो, वो चाहे से हमारे धार्मिक आंदोलन प्राचीन भारत के जो है, जैसे मैं बात करूं जो जैन धर्म जो था, मैं बात करूं जो हमारा बौद्ध धर्म था, ये जो सारे के सारे जो काल है दोस्तों, इनके अंदर हमें सामान्यतः क्या लिखा हुआ मिलेगा? ईसा पूर्व लिखा हुआ मिलेगा। तो क्या है ईसा पूर्व? इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट चीज देखो दोस्तों आगे। दोस्तों इसी प्रकार से हमें बहुत स्थानों पर लिखा हुआ मिलता है केवल ईस्वी। जैसे मैंने लिखा 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। दोस्तों इसी समय से हम हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का भी काल मान सकते हैं और हमें आजादी मिल गई 1947 में। दोस्तों 1885 से 1947 और मैंने लिख दिया राष्ट्रीय आंदोलन लिख दिया। दोस्तों मैंने क्या लिख दिया? राष्ट्रीय आंदोलन लिख दिया। दोस्तों देखो चीजें वही है, वही इतिहास के दो चैप्टर मैंने लिए। पहला चैप्टर मैंने लिया वैदिक एज, वैदिक काल लिया, लेकिन वैदिक काल के अंदर समय जो था वो 1500 से 600 था। मैंने इसके आगे ईसा पूर्व शब्द का प्रयोग किया है। दोस्तों मैं आपको और थोड़ा रंगीन मार्कर से बताता हूं, मैंने ईसा पूर्व शब्द का प्रयोग किया है। देखो यहां पर दोस्तों इसी प्रकार से मैंने इतिहास का एक और चैप्टर लिया, नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन, लेकिन इसकी जो मैंने सन लिखी है दोस्तों, देखो उनके आगे मैंने किस शब्द का प्रयोग किया है? ईसवी शब्द का प्रयोग किया है। यानी कि अब जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं दोस्तों, वो मैं ये बताने जा रहा हूं कि कैसे इतिहास में ईसा पूर्व और ईसवी शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों बिल्कुल हमें ध्यान से चीजों को समझना है, ये हमारे काफी काम में आने वाली चीजें हैं। बहुत बार प्रश्न भी पूछा जाता है और मुख्यतः मौर्य काल के अंदर अशोक के समय ऐसे प्रश्न हमें ज्यादातर पूछे जाते हैं, क्योंकि राज्यारोहण, राज्याभिषेक के अंदर अंतराल पूछ लेता, हमें कलिंग युद्ध हमें पूछ लेता है। तो वो पूरा का जो पूरा खेल है वो ईसा पूर्व और ईसवी का खेल है। देखो दोस्तों समझो इन चीजों को ध्यान से। दोस्तों वर्तमान समय में मैं न कोई भारत की बात कर रहा हूं अभी, न मैं कोई राजस्थान की बात कर रहा हूं दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं इतिहास की बात कर रहा हूं। तो दोस्तों ध्यान रखना, वर्तमान में जो प्रचलित जो कैलेंडर है दोस्तों, इतिहास में वर्तमान में जो प्रचलित जो कैलेंडर है दोस्तों, इस कैलेंडर को हम कहते हैं
ईसाई कैलेंडर। बेटा क्या कहा जाता है इस कैलेंडर को? इसे कहा जाता है ईसाई कैलेंडर कहा जाता है। तो दोस्तों हमें ध्यान रखना है, इतिहास में जो वर्तमान में जो प्रचलित जो कैलेंडर है, उस कैलेंडर को क्या कहा जाता है? ईसाई कैलेंडर कहा जाता है। नेक्स्ट चीज देखो दोस्तों आगे। दोस्तों इसी कैलेंडर को एक और नाम से जाना जाता है और वह है जूलियन कैलेंडर। बेटा इसी कैलेंडर को हम कौन सा कैलेंडर भी कहते हैं? इसी कैलेंडर को हम कहते हैं जूलियन कैलेंडर भी कहते हैं। यानी बेटा वर्तमान समय में जो प्रचलित जो कैलेंडर है वो है ईसाई कैलेंडर, इसी का दूसरा क्या नाम है? जूलियन कैलेंडर। दोस्तों इसी कैलेंडर को वर्तमान समय में ग्रेगोरियर कैलेंडर भी कहा जाता है। बेटा क्या कहा जाता है? ग्रेगोरियर कैलेंडर भी कहा जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, मैंने आपको बताया कि वर्तमान समय में जो प्रचलित जो कैलेंडर है वो कैलेंडर है ईसाई कैलेंडर। दोस्तों ईसाई कैलेंडर के दो और नाम हैं, जैसे मैंने आपको बताया जूलियन कैलेंडर या ग्रेगोरियर कैलेंडर। तो तीनों में से कोई भी एग्जामिनर आपको ऑप्शन में दे सकता है और प्रश्न पूछे इतिहास में वर्तमान समय में प्रचलित कैलेंडर कौन सा है। दोस्तों या तो वो देगा आपको ग्रेगोरियर कैलेंडर। दोस्तों यदि ग्रेगोरियर कैलेंडर वो ऑप्शन में नहीं डालेगा तो वो आपको लिखेगा ईसाई कैलेंडर, या दोस्तों वो लिखेगा जूलियन कैलेंडर, या दोस्तों वो लिखेगा उपयुक्त सभी। तो यदि उपयुक्त सभी लिखे तो वो तीनों कैलेंडर एक ही है, चाहे से ग्रेगोरियर कैलेंडर हो, चाहे से दोस्तों ईसाई कैलेंडर हो, चाहे से जूलियन कैलेंडर हो, तो वो आप ऑप्शन के अनुसार उस प्रश्न का क्या दोगे? उत्तर। तो हम चर्चा कर रहे हैं ईसा पूर्व या ईस्वी की, और मैंने कहा कि इतिहास में वर्तमान समय में जो प्रचलित जो कैलेंडर है वो है ग्रेगोरियर कैलेंडर यानी कि ईसाई कैलेंडर यानी कि जूलियन कैलेंडर। नेक्स्ट चीज देखो दोस्तों आगे। दोस्तों इस कैलेंडर का जो आधार माना गया है, दोस्तों चीजों को समझना, दोस्तों इस कैलेंडर का जो आधार माना गया है, दोस्तों वो आधार माना जाता है ईसा मसीह का जन्म। दोस्तों इस कैलेंडर का जो आधार माना गया है वो आधार माना गया है ईसा मसीह का जन्म, यानी कि ईसा मसीह के जन्म को आधार वर्ष मानकर, ईसा मसीह के जन्म को आधार वर्ष मानकर ईसाई कैलेंडर को प्रारंभ किया गया। और मैंने ईसाई कैलेंडर के दो और नाम आपको बताए, जूलियन कैलेंडर और ग्रेगोरियर कैलेंडर। यानी कि ईसाई कैलेंडर का जो आधार है वो क्या है? वो है ईसा मसीह का जन्म है। नेक्स्ट दोस्तों चीज को समझो। दोस्तों जो ईसा मसीह का जन्म का जो वर्ष है, बेटा बहुत ध्यान से इस बात को समझना, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है, क्योंकि हमारा जो पूरा का पूरा ईसा पूर्व और जो ईस्वी का जो खेल है, वो जो मैं शब्द जो बोलने जा रहा हूं इसी के ऊपर निर्भर करेगा। बेटा ईसा मसीह का जो जन्म है, इस जन्म को इतिहास में काल्पनिक माना गया है। बेटा काल्पनिक ये मत समझना कि ईसा मसीह का जन्म ही नहीं हुआ, हमने कोई काल्पनिक मान लिया। बेटा जन्म हुआ है, लेकिन हमने उसके जन्म का जो वर्ष है उस वर्ष को क्या माना है? हमने काल्पनिक माना है। और 200 इतिहास में ये जो वर्ष माना जाता है ये क्या माना जाता है? 0 माना जाता है। यानी कि इस विश्व में जब इस धरातल पर, इस पृथ्वी पर 1 साल चल रही थी, वो साल थी 0। 200 इस 0 वर्ष में जिसका जन्म हुआ था वो कौन था? ईसा मसीह था। तो 200 हमने ईसा मसीह के जन्म को काल्पनिक एक वर्ष माना, जो क्या माना? 0। और इसी ईसा मसीह के जन्म पर ग्रेगोरियर कैलेंडर यानी कि ईसाई कैलेंडर यानी कि जूलियन कैलेंडर प्रचलित है, और वो वर्तमान भारत के अंदर प्रचलित हमारा क्या है? कैलेंडर है। तो दोस्तों ये चीजें हमें क्या करनी है? ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। और दोस्तों बेटा देखो नेक्स्ट चीज आगे समझो।
अब मैं आपको एक टेबल के माध्यम से ईसा पूर्व और ईसवी के बारे में चर्चा करूंगा। दोस्तों ये मैंने एक टेबल मानी और इस टेबल पर मैंने एक काल्पनिक वर्ष माना। दोस्तों ये आपके सामने एक टेबल है और इस टेबल के ऊपर मैंने एक काल्पनिक वर्ष माना है और दोस्तों वो जो काल्पनिक जो वर्ष है वो कौन सा है? 0। और दोस्तों देखो यहां पर लिखा हुआ है 0 काल्पनिक वर्ष है और ये आधार किसका है? ईसा मसीह के जन्म का क्या है? आधार। यानी कि दोस्तों मैं ये कह सकता हूं, दोस्तों मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो 0 है ये 0 है ईसा मसीह का जन्म। दोस्तों ईसा मसीह का जन्म जो है वो कब मान लिया गया है? वो 0 मान लिया गया है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चीज देखो बेटा आगे। दोस्तों इस ईसा मसीह के जन्म से चीजों को बेटा ध्यान से समझना। इस ईसा मसीह के जन्म से जो पहले की घटना है, दोस्तों ईसा मसीह के जन्म से जो पहले की जो घटना है दोस्तों इसे इतिहास में कहा जाता है ईसा पूर्व। यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटना क्या कहलाती है बेटा? ईसा पूर्व। यानी कि इस 0 से ईसा मसीह का जो जन्म हमने माना, इससे जितनी भी जो पहले की जो घटना है उसको क्या कहा जाता है? ईसा पूर्व कहा जाता है। और दोस्तों ईसा पूर्व के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा शब्द है? बीसी। बेटा ईसा पूर्व के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वो शब्द कौन सा है? बीसी। नेक्स्ट चीज दोस्तों समझो आगे। दोस्तों 0 यानी कि इस ईसा मसीह के जन्म के जो बाद की जो घटनाएं हैं, यानी कि इस 0 से ये पहले की घटना थी, इन घटनाओं को तो हमने क्या कर दिया? ईसा पूर्व। और ये 0 के जो बाद की जो घटनाएं हैं दोस्तों इन घटनाओं को क्या कहा जाता है? ईसवी कहा जाता है। और दोस्तों ईसवी के लिए सामान्यतः क्या लिखा जाता है? एडी लिखा जाता है। तो दोस्तों कुछ चीजें आपकी अब क्लियर होती जा रही होगी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटनाओं को ईसा पूर्व कहा जाता है, जिसके लिए बीसी शब्द का प्रयोग किया जाता है। और ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटनाओं को ईसवी कहा जाता है और उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एडी का प्रयोग किया जाता है। बेटा नेक्स्ट चीज आगे समझो। दोस्तों जो ईसा जो पूर्व है, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, आपको ध्यान से देखना है। दोस्तों ये जो ईसा जो पूर्व है, इस ईसा पूर्व में सामान्य टाइम पीरियड घटते हुए क्रम में आता है। दोस्तों ईसा पूर्व में सामान्यतः जो टाइम पीरियड है वो कौन से क्रम में आता है? घटते हुए क्रम में आता है। यानी कि मैंने लिखा माइनस में आता है। और दोस्तों जो ईसवी जो है, इस ईसवी में सामान्यतः जो टाइम पीरियड है वो बढ़ते हुए क्रम में आता है, यानी कि प्लस में आता है। दोस्तों ऐसा क्यों? समझो। जैसे 0 से पहले क्या आता है? -1। दोस्तों -1 से पहले आगे क्या आएगा? -2। उससे और यदि मैं आगे जाऊं तो -3। दोस्तों ऐसे हम काउंटिंग करते रहते हैं। और हम यदि बात करें तो जैसे हमें एक डेट प्राप्त होती है वो है 2500 ईसा पूर्व। ये हमें बहुत एक प्राचीन डेट प्राप्त होती है। कितनी प्राप्त होती है? 2500 ईसा पूर्व प्राप्त होती है। और दोस्तों आप सभी को पता होगा या हम आगे पढ़ेंगे, 2500 ईसा पूर्व हमारे पास में शब्द आते ही हम जानते हैं कि वो कौन सी सभ्यता थी? वो थी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी सभ्यता थी? वो सिंधु घाटी सभ्यता थी। तो दोस्तों मैंने कहा बढ़ते हुए क्रम में आएंगे, तो यानी कि हमने पहले सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा। दोस्तों उसके बाद में जैसे शब्द आ गया 1500 ईसा पूर्व, और 1500 ईसा पूर्व भी मैंने पहले थोड़ी देर पहले उदाहरण दिया था, जैसे वैदिक सभ्यता। कौन सी सभ्यता आ गई? वैदिक सभ्यता। तो हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा, 2500 मैंने आपको बताया। फिर हमने वैदिक सभ्यता पढ़ा और वैदिक आते ही कितना हो गया? 1500 हो गया। तो दोस्तों पहले 2500, फिर
1500। तो ध्यान रखना, हमने पहले 2500 पढ़ा, फिर हम 1500 पढ़ रहे हैं, यानी कि 200 टाइम पीरियड क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो हमें ध्यान रखना है कि ईसा पूर्व में हमेशा समय क्या होता है, माइनस होता है। और मैंने अभी लिखा कि ईसवी के अंदर टाइम पीरियड क्या होगा, प्लस होगा। ईसवी में टाइम पीरियड क्या होगा, प्लस होगा। जैसे मैंने यहां पर आपके लिख दिया 1600 ईसवी और 200 1600 ईसवी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर प्रवेश कर रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रही है और वो भारत में अब क्या करेगी, शासन करेगी। दोस्तों जैसे मैंने लिख दिया 1857 ईस्वी, कोई नहीं भूल सकता 1857 की क्या थी, क्रांति थी, हमारा पहला स्वतंत्रता संग्राम था। और दोस्तों ऐसे ही हमने लिख दिया 1947 ईस्वी, हमारे देश को क्या प्राप्त हो गई, स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। तो दोस्तों ध्यान दो चीजों के ऊपर, बेटा गौर से देखो। 1600 ईस्वी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का वर्ष है। 1857 ईस्वी, बेटा पहले 1600, फिर कितने आ गए 1857 और 200 फिर 1947। तो ध्यान रखना ये जो टाइम जो हो रहा है 200, वो टाइम क्या हो रहा है 200, वो टाइम प्लस हो रहा है। और ऊपर 2500 फिर 1500 जो टाइम था वो टाइम क्या था, माइनस था। तो आपको एक चीज यहां से अब क्लियर हुई होगी कि ईसा पूर्व में हमेशा जो टाइम पीरियड है वो घटते हुए क्रम में आएगा। और बेटा जी ईसवी के अंदर जो टाइम पीरियड है वो हमेशा कौन से क्रम में आएगा, बढ़ते हुए क्रम में आएगा। तो ये चीजें भी हमें ध्यान रखनी है। मैंने आपके सामने चर्चा की ईसवी और ईसा पूर्व के बारे में, मैंने आपको बताया। मैंने कहा कि इतिहास में वर्तमान समय में जो प्रचलित जो कैलेंडर है उसको कहा जाता है ईसाई कैलेंडर। दोस्तों ईसाई कैलेंडर के मैंने दो और आपको नाम बताए, जैसे जूलियन कैलेंडर, दोस्तों जैसे ग्रेगोरियन कैलेंडर। दोस्तों इन कैलेंडरों का जो आधार है वो ईसा मसीह का जन्म है। और दोस्तों इतिहास में ईसा मसीह के जन्म का जो वर्ष है उसको एक काल्पनिक वर्ष माना जाता है। और वो वर्ष कितना माना जाता है, 0 माना जाता है। दोस्तों इसी 0 को हमने आधार मानते हुए मैंने आपको ईसा पूर्व और ईसवी का जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको बताया कि ईसा मसीह का जन्म 0 हुआ। ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटनाओं को हमने क्या कहा, ईसा मसीह के जन्म के जो पहले की जो घटनाएं थी तो इन घटनाओं को मैंने आपको बताया किस नाम से जाना जाता है इतिहास में। दोस्तों इन्हें कहा जाता है ईसा पूर्व। और दोस्तों ईसा पूर्व के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, बीसी शब्द का प्रयोग किया जाता है। दो बेटा जी हमें एक और चीज ध्यान रखनी है, बीसी शब्द के साथ साथ आजकल जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वो क्या है, बीसीआई। ईसा पूर्व क्या कहा, बीसी, और नया जो शब्द है वो क्या है, बीसीआई। दोस्तों ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटनाएं ईसा पूर्व है और समय की गणना कौन से क्रम में होती है, माइनस यानी कि घटते हुए क्रम में होती है। नेक्स्ट बेटा देखो आगे मैंने बताया ईसा मसीह के जन्म के बाद की जो घटनाएं हैं वो ईसवी कहलाती है। ईसवी के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है दोस्तों वो जो शब्द है वो क्या है, एडी शब्द है। और बेटा ध्यान रखना है वर्तमान समय में कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है, सीआई शब्द का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान समय में किसका प्रयोग किया जाता है, सीआई का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों ईसवी में हमेशा जो समय है वो बढ़ते हुए क्रम में आता है, यानी कि प्लस में आता है। तो जहां पर भी समय माइनस हो ध्यान रखना आगे लिखा हुआ होगा ईसा पूर्व। जैसे याद करो मैंने आपको एक उदाहरण दिया था 1500 ईसा पूर्व से, क्या उदाहरण दिया था, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। और दोस्तों इसके लिए मैंने इतिहास का एक चैप्टर का नाम लिखा था और वो मैंने आपको बताया था वैदिक सभ्यता। तो बेटा ध्यान दो चीजों को समझो, पहले लिखा मैंने 1500, 200 फिर मैंने लिखा है 600, यानी कि समय क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। और मैंने कहा माइनस जहां पे भी होगा क्या लिखेंगे हम आगे, ईसा पूर्व लिखेंगे। और हमने लिख दिया 1500 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व
और दोस्तों ये काल कौन सा है? वैदिक काल है। दोस्तों इसी प्रकार से याद करो, मैंने आपको एक और उदाहरण दिया था 1885 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी, और दोस्तों इसके लिए मैंने शब्द प्रयोग किया था राष्ट्रीय आंदोलन। कौन सा शब्द प्रयोग किया था? राष्ट्रीय आंदोलन शब्द प्रयोग किया था। और दोस्तों देखो, पहले मैंने लिखा 1885, फिर मैंने लिखा 1947। दोस्तों समय घट रहा है या बढ़ रहा है? समय बढ़ रहा है। 1885 से 1947 समय प्लस हो रहा है। और देखो यहां पर मैंने आपको बताया जब भी प्लस होगा हम क्या लिखेंगे? ईस्वी लिखेंगे, एडी लिखेंगे, सीआई लिखेंगे। और दोस्तों मैंने आगे क्या लिख दिया? ईस्वी लिख दिया। तो मैं ये समझू कि आपका ईसा पूर्व और ईस्वी का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूं। ईसा पूर्व, ईस्वी जो शब्द है वो वर्तमान कैलेंडर के आधार पर प्रचलित है, और वर्तमान जो कैलेंडर है वो हमारा ईसाई कैलेंडर है, जिसके मैंने नाम बताए जूलियन कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर। इसका जो आधार है वो ईसा मसीह का जन्म वर्ष माना जाता है, और इतिहास में ईसा मसीह के जन्म वर्ष को काल्पनिक वर्ष 0 माना गया है। 0 यानी कि ईसा मसीह का जन्म, पहले की घटना ईसा पूर्व कहलाएगी। समय हमेशा घटते हुए क्रम में आएगा, और ईसा पूर्व के लिए हम बीसी शब्द का प्रयोग करते हैं। इसी के लिए हम बीसीआई शब्द का प्रयोग करते हैं। और ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना हमेशा बढ़ते हुए क्रम में आती है, जिसको ईस्वी कहा जाता है, और ईस्वी के लिए एडी शब्द का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों ईस्वी के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? सीआई शब्द का वर्तमान समय में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट देखो आगे। दोस्तों अब जो मैं है आपसे जो चर्चा करने जा रहा हूं दोस्तों, वो चर्चा रहेगी हमारे प्रमुख संवत पर। बहुत बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, बहुत बार बेटा जी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं संवत से संबंधित। जो हमारे महत्वपूर्ण जो प्राचीन भारत के इतिहास के समय जो संवत प्रचलित हुए थे, उनके बारे में हम 2-4 संवत पढ़ेंगे। और दोस्तों इन संवत में जो सबसे महत्वपूर्ण जो पहला जो संवत है दोस्तों, इस संवत का नाम है विक्रम संवत। बहुत इंपॉर्टेंट संवत है दोस्तों। इसी को लगभग भारत में प्रचलित लगभग सबसे प्राचीनतम संवत भी माना जाता है। और दोस्तों वो संवत कौन सा है? विक्रम संवत। दोस्तों इस विक्रम संवत का जो प्रारंभ हुआ था वो प्रारंभ माना जाता है लगभग 57-58 ईस्वी के, ईस्वी नहीं है बेटा, ईसा पूर्व के आसपास विक्रम संवत प्रारंभ माना जाता है 57-58 ईसा पूर्व के आसपास। दोस्तों इसी विक्रम संवत के और नाम है, जैसे इसे कहा जाता है कृत संवत। क्या कहा जाता है? कृत संवत कहा जाता है। और दोस्तों इसी का एक और दूसरा नाम है, और इसे कहा जाता है मालव संवत। क्या कहा जाता है? मालव संवत। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, छोटी छोटी चीजों के ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूं, वापस से समझना। मैंने कहा महत्वपूर्ण संवत पढ़ेंगे। पहला संवत है विक्रम संवत। विक्रम संवत का प्रचलन हुआ था 57-58 ईसा पूर्व के समय। दोस्तों इसी का एक नाम है कृत संवत, इसी को कहा जाता है मालव संवत। दोस्तों इसका जो प्रारंभ जो किया था वो किया था उज्जैन के शासक ने। कहां के राजा ने प्रारंभ किया था इसे? उज्जैन के राजा ने प्रारंभ किया था। और दोस्तों जो उज्जैन का जो राजा था उस राजा का नाम था विक्रमादित्य। क्या नाम था? विक्रमादित्य। तो बेटा बहुत अच्छे प्रश्न। विक्रम संवत का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? विक्रमादित्य के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 57-58 ईसा पूर्व में किया गया था। विक्रम संवत का दूसरा क्या नाम है? कृत संवत। और इसी का दूसरा क्या नाम है? मालव संवत। दोस्तों इसी प्रकार से हम एक और महत्वपूर्ण संवत के ऊपर यहां पर हम चर्चा करेंगे। और दोस्तों हमारा जो दूसरा जो महत्वपूर्ण जो संवत है दोस्तों, इस संवत का नाम है शक संवत। पहला संवत जो मैंने आपको बताया बेटा वो था हमारा विक्रम संवत,
और दोस्तों जो हमारा जो दूसरा जो संवत है वो दूसरा संवत कौन सा है? शक संवत के ऊपर अब हम चर्चा करेंगे। दोस्तों जो शक संवत है ये प्रारंभ हुआ था 78 ईस्वी में। शक संवत का प्रारंभ कब हुआ था? 78 ईस्वी के अंदर ये संवत प्रारंभ हुआ था। दोस्तों इसको जो प्रारंभ करने वाला जो राजा था वो कुषाण शासक था और दोस्तों उसका क्या नाम था? कनिष्क। क्या नाम था? कनिष्क नाम था, यानी कि कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा इसका क्या किया गया था? प्रारंभ किया गया था। दोस्तों में एक और चीज ध्यान रखनी है, ये भारत का राष्ट्रीय संवत है। दोस्तों ये भारत का क्या है? ये भारत का राष्ट्रीय संवत है। तो दोस्तों ये मैंने आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट संवतों के बारे में बताया। पहला था संवत विक्रम संवत 57-58 ईसा पूर्व, उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के द्वारा चलाया गया। इसी को हम कृत संवत कहते हैं, मालव संवत कहते हैं। दूसरा जो हमारा संवत है वो है शक संवत 78 ईस्वी, कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा चलाया गया और ये भारत का क्या? राष्ट्रीय संवत। तो दोस्तों हमने इस जो चैप्टर था इसके अंदर हमने भारत के इतिहास के ऊपर सामान्य चर्चा की। मैंने आपको इतिहास शब्द के बारे में बताया, उसका मैंने आपको अर्थ बताया। मैंने बताया हेरोडोटस ने प्रयोग किया, हिस्टोरी का ग्रंथ लिखा, उसी के आधार पर हमने उसको इतिहास का क्या कह दिया? जनक। मैंने आपके पाठ्यक्रम के आधार पर इसको 3 भागों में विभक्त किया, विश्व का इतिहास, भारत का इतिहास और राजस्थान का इतिहास। जिस इतिहास के ऊपर हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लासों में वो मैंने आपको बताया, भारत का इतिहास मैंने आपको बताया। उसके भी 3 भाग कर दिए, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। दोस्तों उसके बाद में मैंने ईसा पूर्व और ईस्वी की चर्चा की कि ईसा पूर्व में समय माइनस घटते हुए क्रम में आता है, ईस्वी में समय प्लस यानी कि बढ़ते हुए क्रम में आता है। और दोस्तों मैंने 2 महत्वपूर्ण संवत की चर्चा की, विक्रम संवत और शक संवत। धन्यवाद दोस्तों।